डी फार्माकोलॉजी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स फ्रॉम यूनिट 8। तो भाई लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये बन जाता है हमारे रोज़ के लाइफ के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है सर, लैक्सेटिव परगेटिव्स वो ग्रुप ऑफ एजेंट्स हैं जो कि हमारे बाउल के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, उसमें फीसेस जो हैं उनके इवैक्यूएशन को बढ़ा देते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि जो फीसेस हैं ये उनकी कॉन्सेंट्रेशन या उनकी कंसिस्टेंसी को रिड्यूस कर देते हैं। तो हमारा डेफिनेशन यही कहता है, लैक्सेटिव परगेटिव्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट ईदर एक्सेलरेट द फीकल पैसेज और डिक्रीज द फीकल कंसिस्टेंसी। दूसरी बात आती है कि सर ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो यूज़ की बात करें तो दीज आर प्राइमरली यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। भाई कॉन्स्टिपेशन क्या होता है आप यही समझ लो। सर कॉन्स्टिपेशन एक तरह की ऐसी कंडीशन है व्हेन द फीसेस जो हैं वो किसी भी कारण से, लॉट ऑफ कॉजेस, ठीक है, किसी भी कारण से हमारे बॉल से इवैक्यूएट नहीं हो पाते। इनका जो इवैक्यूएशन होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता या फिर बहुत ही डिलेड हो जाता है। कई बार आपने ये शिकायत सुनी होगी कि सर पेट साफ नहीं हो रहा है, सर करीब 1 दिन हो गए, 1.5 दिन हो गए, कई 2-2, 3-3 दिन हो गए, पेट साफ नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को, उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, और ये बहुत से कारणों से होता है और इन्हीं के लिए हम लैक्सेटिव और परगेटिव्स का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, चलो अब लैक्सेटिव्स की बात करें तो लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स और कैथार्टिक्स ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। ये टर्म आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास बल्क लैक्सेटिव, जिसके एग्जाम्पल्स में आते हैं डाइटरी फाइबर्स, ब्रैन, मिथाइल सेल्यूलोज, इसबगोल। नेक्स्ट बात करें तो स्टूल सॉफ्टनर। देखो पहला क्या होता है, बल्क लैक्सेटिव्स होते हैं। ये क्या करते हैं सर, बल्क फॉर्म करते हैं, यानी कि जैसे आपके स्टूल में बहुत सारे वाटर को इनकॉर्पोरेट करके उसका एक बल्क बना देंगे जिससे वो क्या हो, इवैक्यूएट होना उसका ईजी हो जाए। दूसरा होता है स्टूल सॉफ्टनर। जो भी स्टूल प्रेजेंट है हमारे बोवल में या फिर हमारे जीआईटी में, इंटेस्टाइन में, ये क्या करेंगे, उसके आसपास एक स्लिपरी लेयर फॉर्म करेंगे, उसमें एक स्लिपरी लेयर फॉर्म करेंगे जिससे जो उनका इवैक्यूएशन है वो क्या हो, ईजिली हो जाए, वो आराम से स्लिप करते हुए बाहर निकल जाए। इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं हमारे डॉक्यूसेट्स एंड लिक्विड पैराफिन। थर्ड बात करते हैं, हमारे पास होते हैं स्टिमुलेंट्स या इनको हम इरिटेंट्स भी कहते हैं। तो स्टिमुलेंट या इरिटेंट्स का काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉल में ट्रांजिट टाइम को घटाते हैं और जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको हेल्प करते हैं। तो इनके में आते हैं एग्जाम्पल बीसाकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट, फिनोप्थलीन एंड कुछ एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स। एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स की बात करें तो हमारे पास है सेना, कैसकारा एंड सैग्रेगाडा। यहाँ पे आप सेना की बात करें तो सेना एम्स पटना 2023 का क्वेश्चन भी रहा है। ठीक है, फोर्थ बात करें तो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ऑस्मोटिक आप सभी को पता है, एक मूवमेंट वाटर सॉल्यूट्स का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसी को हम कहते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी चीज को हम कहते हैं ऑस्मोटिक। अब ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स का काम क्या होगा कि जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम वाले कंसंट्रेशन की तरफ इसको निकालेंगे, यानी कि बाउल को इवैक्यूएट करने में ये हेल्प करेंगे। इनमें आते हैं हमारे पास MgSO4, MgOH, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, लैक्टुलोज एंड PEG यानी कि फॉस्फोइनॉल ग्लाइकोलेट। अब फिफ्थ बात करें तो हमारे पास है 5-HT4 एगोनिस्ट, यानी कि 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 4th रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें आते हैं एग्जाम्पल प्रूलाक्रोप्राइड। ठीक है, बात क्लियर है। इस पूरी क्लासिफिकेशन को आपको लर्न करना है, जब भी पूछा जाए लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स आपको ये मेंशन करके आना है। तो आइए बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होती है, इनडाइजेस्टिबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज लाइक ब्रैन, अगार, मिथाइल सेल्यूलोज एंड इसबगोल इसमें आते हैं। ये क्या करते हैं सर, एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ द स्टूल। ये क्या करते हैं, ये जैसे ही हमारे पेट में जाते हैं, हम इनको जैसे ही ओरली इनकॉर्पोरेट करते हैं,
ये हमारे इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में जाएंगे और वहाँ पे खूब सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जब खूब सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्या होंगे सर, फूल जाएंगे, और जब फूल जाएंगे तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ये बाहर निकलेंगे और अपने साथ साथ जो फीसेज हैं उन्हें भी, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। तो क्या होता है, कई बार फीसेज जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं और वो बाहर नहीं जाते हैं, यानी कि इवैक्यूएट नहीं कर पाते और हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट असमर्थ होती है उनको बाहर निकालने के लिए। तो इसी के लिए हम यहाँ पे बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं। एंड कॉज मैकेनिकल डिस्टेंशन सो स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस। तो मैकेनिकल डिस्टेंशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उससे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को भी क्या करते हैं, मैकेनिकली स्टिमुलेट करते हैं। एंड इससे क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा एंड प्रमोट द डेफिकेशन। ठीक है, अब फिर लास्ट पॉइंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी टेकन विथ बल्क लैक्सेटिव। देखो बल्क लैक्सेटिव का काम क्या है, ये वाटर को इनकॉर्पोरेट करते हैं, वाटर को अपने अंदर डालते हैं, तो इसके साथ बहुत सारा पानी जो है वो इनकॉर्पोरेट करना, पानी पीना जरूरी है। एंड टू अवॉइड द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इंटेस्टाइन में इनका ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये वहां जाके जमे ना, इसके लिए आपको खूब सारा पानी पीना होगा। चलो अब बात करते हैं स्टूल सॉफ्टनर की। तो स्टूल सॉफ्टनर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे डॉक्यूसेट्स। तो डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, डाइऑक्टाइल कैल्शियम सल्फोसक्सिनेट एंड डाइऑक्टाइल पोटेशियम सल्फोसक्सिनेट। अब इनमें ये एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरे बात करें एनायनिक डिटर्जेंट्स की, लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ स्टूल। ये क्या करते हैं, स्टूल का जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज करते हैं। एंड एक्यूमुलेट्स फ्लूइड्स एंड फैटी सब्सटेंसेस दस सॉफ्टनिंग द स्टूल। और उस स्टूल में, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, बहुत सारे फैटी सब्सटेंस और वाटर को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे जो उनका सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। एंड सरफेस के साथ साथ इनका जो इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एडमिनिस्टर्ड ओरली और एज रिटेंशन एनी। तो फोर्थ पॉइंट कहता है इट शुड नॉट बी गिवन विथ लिक्विड पैराफिन बिकॉज इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इट। ठीक है, बात क्लियर है। अब स्टूल सॉफ्टनर में कुछ और बातें करेंगे कि लिक्विड पैराफिन इज अ मिनरल ऑयल एडमिनिस्टर्ड ओरली। ये क्या है, ओरली दी जाती है। इट सॉफ्टन द स्टूल्स एंड हैज ल्यूब्रिकेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट शो करता है, ल्यूब्रिकेंट इफेक्ट शो करता है। सपोज ये हमारी इंटेस्टाइनल वॉल है, यहाँ पे ये स्टूल्स हैं, तो ये क्या करेगा सर, ये इनको सॉफ्ट कर देगा, पहले तो अंदर से और बाहर से भी इनको सॉफ्ट कर देगा, साथ ही साथ इनमें एक ल्यूब्रिकेशन इनकॉर्पोरेट कर देगा। चलो ल्यूब्रिकेशन को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ ल्यूब्रिकेशन इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इनको क्या कर देगा, इनको बहुत ही स्लिपरी बना देगा, तो फिर इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो फिर इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा और ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो डेफिकेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में आती है हमारे पास फिनोप्थलीन, बिसाकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव, जिसमें हमने पढ़ा था सेना का एग्जांपल हमने नोट किया था। दीज एजेंट्स हैव डायरेक्ट एक्शन ऑफ ऑन इंटेरिक न्यूरॉन्स एंड जीआई म्यूकोसा, यानी कि इन एजेंट्स का सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे इंटेरिक न्यूरॉन यानी कि हमारे इंटेस्टाइनल न्यूरॉन्स पे पड़ता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे पड़ता है। नेक्स्ट बात करें तो इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सीएएमपी लेवल। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सीएमपी लेवल को बढ़ा देते हैं एंड इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ा, सीएमपी बढ़ा, इससे क्या होगा सर, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ ये इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्टिविटी को भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय इंटेस्टाइनल कोलन म्यूकोसा दस स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टाल्सिस, यानी कि ये क्या करेंगे, सीधे सीधे एक्शन है कि ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देंगे बाय सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द इंटेस्टाइनल कोलन म्यूकोसा। और इनको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना है, नोट करेंगे, इट इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स आर नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, क्योंकि क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमारा कुछ अदर इफेक्ट्स होता है जो कि यूट्रस पे भी होता है, इस वजह से इनको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक और सेलिन लैक्सेटिव्स। सेलिन या फिर इनको आप कह सकते हो सेलाइन लैक्सेटिव्स। तो दीज आर मोस्ट पावरफुल एंड रैपिड एक्टिंग लैक्सेटिव, यानी कि सबसे पावरफुल और सबसे तेज काम करने वाले लैक्सेटिव्स हैं। सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। देखो जहां जहां मैग्नीशियम वहां वहां ये हमारे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स काम आएंगे।
गिवन ओरली not absorbed from gut, remain in the lumen and exert osmotic effect, draw water in the lumen and distend the bowel, stimulate the peristalsis। देखो सेम बात यहां भी कही गई है कि ये पानी को ड्रॉ करेंगे, फीसिस में मिलाएंगे और उनका जो बल्क फॉर्म करेंगे, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ये डिस्टेंड करेंगे बॉवल को एंड स्टिमुलेट करेंगे पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट को। सोडियम फॉस्फेट यूज इन एनीमा बिफोर सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के पहले सोडियम फॉस्फेट यूज करते हैं एंड शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विथ कार्डियक, यानी कि कार्डियक पेशेंट में ये क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं अब ऑस्मोटिक लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स के मैकेनिज्म के। देखो होगा क्या, जैसे ही हम ऑस्मोटिक लैक्सेटिव या परगेटिव, चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं जो पहले, ओके। तो ऑस्मोटिव परगेटिव्स आर गिवन ओरली, इनको हम कैसे देते हैं, ओरली देते हैं, ये माउथ से देते हैं। अर्ली मॉर्निंग ऑन एम्प्टी स्टमक, यानी कि सुबह सुबह देते हैं और खाली पेट देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो खाना खाने से एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे पहले इनको हम देते हैं विद प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि खूब सारा मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी के साथ इनको दिया जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्ट ऑन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विद इन 1 to 3 आवर। ये क्या करते हैं, हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में काम करते हैं 1 से 3 घंटे बाद। अब आप सोचो, इसी कारण से इनको खाली पेट दिया जाता है, इसी कारण से, क्योंकि इनको काम करने में एटलीस्ट 1 से 3 घंटा का समय लग जाता है। तो आप ये ध्यान रखो, या तो इनको सुबह में ले लो और नहीं ले सकते हो तो आप एटलीस्ट 2 से 3 या 3 से 3.5 घंटे तक का आपको फर्क रहना चाहिए खाने के बीच में, ठीक है, तब आप इनको ले सकते हो। तो ये काम करता है हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में एंड नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गट, और ये हमारे गट में एब्जॉर्ब नहीं होता। ड्रॉ फ्लूइड इनटू द ल्यूमेन बाय ऑस्मोटिक एक्टिविटी, डिस्टेंड द बॉवल एंड स्टिमुलेट द पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। क्या करता है, जो भी हमारे फीसेस हैं उनको क्या करेगा, डिस्टेंड करेगा और क्या करेगा, हमारी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट को बढ़ाएगा। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा तो इवैक्यूएशन ऑफ वाटरी स्टूल क्या होगा, वो होने लगेगा, यानी कि आपको एटलीस्ट 1 से 3 घंटे के बीच में क्या होगा, इवैक्यूएशन होने लगेगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब मैकेनिज्म ऑफ लैक्टुलोज की बात करें, इसका तो कईयों ने लैक्टुलोज सॉल्यूशन का यूज किया होगा, डूफालैक आपने पिया होगा। तो भाई लैक्टुलोज की बात करें तो लैक्टुलोज कोलोनिक बैक्टीरिया में काम करेगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड पे काम करेगा, रिड्यूस करेगा ल्यूमिनल पीएच इन द कॉलन, यानी कि जो ल्यूमिनल का पीएच है कोलन में उसको रिड्यूस कर देगा, जिससे होगा क्या, जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में और वो गट में एब्जॉर्ब नहीं होगा। देखो अमोनिया तो है वो गट में एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन अमोनियम आयंस जो आयनिक फॉर्म में चीजें होती हैं वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो ब्लड अमोनिया लेवल डिक्रीजेज, और ब्लड का जो अमोनिया लेवल है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो इनके पास रास्ता क्या बता, बाहर निकलो, सीधा बाहर निकलो, और कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक है। चलो अब यूजेस ऑफ लैक्सेटिव्स का बात क्या करते हैं, एक्यूट फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन यहां पे हम यूज करते हैं, टू अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन बल्क लैक्सेटिव्स यूज करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे किस पेशेंट के लिए हम यूज करते हैं, आप ये भी नोट करेंगे, कार्डियक पेशेंट के लिए हम यूज करेंगे। हिपैटिक कोमा के केस में हम इनको यूज करते हैं टू रिड्यूस द NH3 लेवल, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली लैक्टुलोज सोल्यूशन यूज करते हैं, जहां पे हमको अमोनिया लेवल को डिक्रीज करना होता है। सर्जरी, एक्सरे, कोलोनोस्कोपी में हम ऑस्मोटिक लैक्सेटिव को यूज करते हैं। एंथेलिमेंटिक्स के लिए हम ऑस्मोटिक लैक्सेटिव को यूज करते हैं। ड्रग पॉइजनिंग में हम ऑस्मोटिक लैक्सेटिव को यूज करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी हम लैक्टुलोज सोल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है, बात क्लियर है, यानी कि ये प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल भी अवॉइडेड नहीं है। अब यूजेस ऑफ लैक्सेटिव में कुछ और पॉइंट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन, सर्जरी, हर्निया, हिपैटिक कोमा, प्री ऑपरेटिव बोवेल सर्जरी, कोलोनोस्कोपी एंड एब्डोमिनल एक्सरे एंड ड्रग पॉइजनिंग में भी ये यूज किए जाते हैं। चलो इसी के साथ इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम डिस्कस करेंगे एंटी डायरियल ड्रग्स, यानी अभी कॉन्स्टिपेशन के ड्रग्स को हमने पढ़ा, आगे आने वाले समय में हम डायरिया के केस में ये चीज़ पढ़ेंगे कि कौन सी दवा कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे वो काम करते हैं।